नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं अंजू और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। वो एक कवि हैं, उनकी कविताएं इतनी भावनात्मक होती हैं कि वो लोगों से इतनी जल्दी जुड़ जाती हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जैसे रोने से कुछ होता है क्या, और उनकी एक नई किताब अभी आई है, क्लास भाई बड़े भाई। तो इन सब के बारे में जानेंगे, इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू भाई। मुझे बहुत खुशी हुई आपने ऐसे मौके पर मुझे याद किया, बड़ा अच्छा लगा। आपने जो शुरुआत करी उसका मुझे हिस्सा बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा रोने से क्या होता है, हाँ हाँ और क्लास वाइज बड़े भाई। जी जी। तो इसके पीछे की विचार मतलब कैसे आए हैं या प्रेरणा क्या रही है? तो सचिन जी, जब कोई आप लेखन में आते हैं, जी आपको अगर लिखना पसंद है, कविताएं लिखना पसंद है, कविताएं पढ़ना पसंद है, तो जब आप लिखने की यात्रा में आते हैं तो सहज आपके भाव आता है कि हमारे पास हमारी कोई किताब हो। हम जब भी एक लेखक बनने की यात्रा में जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक लेखक के तौर पर एक किताब आती है। और को आई कि नहीं आई, मुझे आती है। तो बस उसी की यात्रा में ये किताब बनी, रोने से कुछ होता है क्या और क्लास भाई बड़े भाई। तो रोने से कुछ होता है क्या, तो इसकी कुछ पंक्ति आप बताएंगे? जरूर जरूर। आपकी मतलब एक्चुअली जो किताब का टाइटल है रोने से कुछ होता है क्या, सिंपल सा आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये कविता एक विद्यार्थी मन ने लिखी है। मैंने जब पढ़ाई के तो बाद में मैं ज़्यादातर मेरी जो कविताएं रही वो विद्यार्थियों के बीच में अधिक रही। तो मेरी जो किताब का ये टाइटल है रोने से कुछ होता है क्या, यही है कि जीवन में आपको उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे हम कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पर भी हैं, तो जीवन में सब कुछ चलता रहता है। तो उसी के आधार पे अब आप समझ सकते हैं, किताब का टाइटल है तो पूरी किताब में ऐसी ही कविताएं। अब आपने कहा कि उसी कुछ पंक्तियां सुनाऊं, तो रोने से कुछ होता है क्या, क्योंकि मेरी एक कविता का ही टाइटल है। तो मैंने ऐसा लिखा था कि मिलना था जो नहीं मिला, जो आप चाह रहे थे कि ऐसा हो प्लान तरीके से नहीं होता। मिलना था जो नहीं मिला, जो चलना था नहीं चला, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाए, रोने से कुछ होता है। नाम एक गिनवाओ मुझको, किसी को भी कुछ भी सचिन जी आसानी से नहीं मिलता। आपने इतना बड़ा पब्लिशिंग हाउस चलाया और मुझे आपके बारे में पता चला कि जब आप विद्यार्थी थे उस समय से आपका ये सपना था और आपने इस यात्रा को इतनी ऊंचाई दी। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको उसका संघर्ष पता हो। तो नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला मुझसे। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब जो जीत का तो अपना एक स्टाइल है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? तो ऐसी कुछ बहुत पंक्तियां शानदार। थी। अच्छा, संदीप जी, जब हम आपको सुनते हैं तो आपकी रचनाओं में गहराइयाँ बहुत हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं या आपके जीवन का अनुभव? सब कुछ आप मिला जुला कह सकती हैं। जी। एक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक महसूस करने के तौर पर और एक जीने के तौर पर दो चीज़ें होती हैं। तो जब आपके भीतर, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जिस परिवार से आया और जिस तरीके से मैंने चूँकि तैयारी करी, एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, असफलताएं थोड़ी देखी, लेकिन जो करना था हार नहीं मानी। मुझे लेखन में आना था, मैंने लिखने की सब कुछ करता रहा। तो जो कुछ मेरी कविता में दिखता है वो कहीं अपनी पीड़ा है, उस पीड़ा से निकलने का प्रयास है। सब कुछ मेरी पंक्तियों में अपना है, कुछ औरों को महसूस करने लगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक बार आप जो दर्द जी लेते हैं, जो पीड़ाएं जी लेते हैं, तो जब कोई आपको उससे सामने दिखता है तो फिर वो भी उस पीड़ा से अपने आप को जोड़ लेता है। तो चाहे आप भले अपने लिए लिख रहे हो, लेकिन वो फिर सामने वाले की भी हो जाती है। और फिर जब आप इस यात्रा में बढ़ते हैं तो होता है कि भाई अपना तो इलाज चल ही रहा है, हमें सामने वाले पे लगा कि हम ये सोच करके लिखें, ये सोच करके लिखें। तो शायद आपको ऐसा लगा कहीं कि मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। और जब आपको लग जाए कि पूरी तरह यस यही चीज़ मुझे लगती है, तो आप उसको गहरा कह देते हैं। सही बात। क्योंकि हम जो नहीं कह पाते उसको शब्दों के माध्यम से भी हम रख दें और आप उसको आप उसको पढ़ें, तो आपको लगे कि यार हाँ हाँ यही लगता है, मुझे यही लगता है, तो उसको हम गहरा कह देते हैं। तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा जिया है, थोड़ा एक ऐसा एक भाव रहा होगा कि जो कुछ लिखा तो वो लगा कि शायद आपकी भी कहानी है, तो आपने उसे गहरा कह। अच्छा, ये सब जो शुरू हुआ होगा, जब आपने लिखना शुरू किया होगा, तब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिला है? या मतलब मोस्टली मैंने ऐसा सुना है कि राइटिंग में अगर आप जा रहे हो, उसको प्रोफेशन बनाना है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़ा कम रहता है उनको लगता है प्रोफेशन कुछ ऐसा बनाओ। नहीं नहीं, हमारे इधर तो बिल्कुल भी नहीं रहा, जी। बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन
हमारे यहाँ पे हर घर की तरह जैसे एक परिवार का एक माहौल होता है कि हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कभी भी रोका गया, पर हम लेखक बने इसके लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया। तो आपकी लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये यात्रा अभी तो चल रही है, जी जी। बस यात्रा की शुरुआत हुई कैसे थी? आ, अगर आप मुझसे ऐसे पूछेंगे कि मैंने कब लिखना शुरू किया तो ये तो पता नहीं, पंक्तियाँ कब से शुरू किया होगा, बहुत सारे पन्ने फेंक दिए होंगे, लेकिन कुछ एक पन्ने ऐसे आए कि जो मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में लास्ट में था 12वीं में, और फिर जब मैं कॉलेज में गया इंजीनियरिंग में, तो उस समय पे मैंने पहली बार अपनी कोई कविता पढ़ी थी जिसको एक पन्ने में सहेजा था। वो कि जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल आने को, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने को, सूरज से भी जाना है मिलने, बस वही कुछ पूछने, कहाँ है चमकता अगन सा वो, हार है किस छोर में, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जरा सा तपती अगिन से मेरे अंग दमक जाने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों की जरा पंख निकल आने दो। ये आपने स्कूल टाइम में लिखा था? हाँ, अरे वाह। ये मेरी पहली कविता इस तरीके से कह सकता हूँ जिसको मैंने पन्ने में सहेजा होगा। तो ऐसे अब बार बार चूंकि पॉडकास्ट में कहीं जाना होता है तो बार बार ये सवाल आता है, तो मैंने याद करके ये डेटा मेरे फीड कर लिया, ये पन्ने में पहली कविता है। ये लोग कुछ भी उनकी पहली कविता लोगों को पता होना चाहिए। तो वैसे इस दौर में, मतलब पहले के दौर में और इस दौर में जो एक अंतर है साहित्य को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि काफी कुछ बदल गया है या बढ़ रहा है कुछ या घट रहा है? मैम, हमेशा बदलाव तो हमेशा होता है, हाँ। आप चाहें या ना चाहें। आज के दिन से कल के दिन में हम बदले हुए होते हैं, एक लंबा समय हो जाता है तो हमारे चेहरे पे दिख जाता है। तो बदलाव तो हमेशा होता रहा है, ज़रूरतों के हिसाब से होता रहा है, परिस्थितियों के हिसाब से होता रहा है। कविता है, कहानियाँ हैं, ये परिस्थिति जन्य होती हैं। कई बार परिस्थितिवश हम उस समय के माहौल के हिसाब से लिखते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो उनके विरुद्ध लड़ाई के हिसाब से लिखा गया, सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर से, अप्रत्यक्ष तौर से मोटिवेशन के लिए लिखा गया, जो भी अपने भाव है उसको कहा गया। तो परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे उस समय पर जब लिखा गया तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा, वहाँ पर महाकवि दिनकर जी, वहाँ पर उन्होंने कर्ण की जीवन यात्रा से लोगों को प्रेरित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो माहौल था, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस हिसाब से लिखा गया। आज जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से, जैसे कि मोस्ट आप अगर देखें तो पहले कविताएं बड़ी लंबी लंबी हुई, अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक 3-4 अंतरे में आकर के आ गई, नज्म आ गई और बहुत सारे फॉर्म आ गए, तुकांत, तुकांत, इस तरह का सब कुछ आ गया। तो बदला तो बहुत कुछ धीरे धीरे। जैसे अब हम, पहले क्या था, सब कुछ जो भाषा में था तो पूरी हिंदी हुआ करती थी, हिंदी उर्दू फिर हुई, ऐसा हुआ। फिर आगे चल कर के आए तो वहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी का पुट आने लगा, और अभी कविताओं में कई बार ऐसे बोलने में और जो शब्द कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी में ही है, तो उस हिसाब से तो ये बदलाव आया है। हम पहले बात करते थे क्रांतियों की, आज हमारे पास वैसी परिस्थितियाँ नहीं, उस तरह की मुश्किलें, उस तरह के हालात नहीं है। तो जिस हालात में हमारी कल्पना पनप रही है, हमारे भीतर का जो है, तो जो हम देखते सुनते हैं उसके हिसाब से लिखते हैं। तो बदलाव हमेशा हुआ है। अब ये सवाल आता है कि बदला क्या, ये चीज़ आती है कि भाई बदला क्या। तो सिंपल सी बात है कि जब उस समय पे जो कुछ लिखा गया वो लिखा गया शब्दों में, बड़े एक विधा फिक्स होती थी, जैसे चौपाई हो गई और उस तरीके से सब कुछ आता रहा। आज बहुत सारा हम 2 लाइनों में, 4 लाइनों में बहुत कुछ लिख देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हमेशा होता रहा है, ये चलता ही रहेगा। जैसे नए कवि जो आते हैं या फिर नए लेखक है, बात होती है कि उन्हें अवसर नहीं मिलता। तो अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो क्या कुछ नया अवसर लाया कवियों के लिए? अरे बेहद, इसने क्रांति की है। इसने कवि, लेखक, आप समझिए कोई भी वर्ग हो, जिसके पास जो कुछ था उसको दुनिया के सामने रखने का उसको सीधा सीधा अवसर मिला है। किसे मना है कि आप इंस्टाग्राम में आईडी न बनाएं? सही बात। किसको मना है? इसमें क्या चार्ज लगता है? किसको मना है यूट्यूब में आप चैनल ना बनाएं? किसको मना है कि आप उसमें वीडियो ना डालें? और कैसे वो लोग देखते हैं? आप पहले यहाँ से आप चिल्लाएंगे, यहाँ से चिल्लाइए, आपका ये स्टूडियो के बाहर थोड़ी दूर तक आवाज़ जाएगी यहाँ से, लेकिन यहीं पर आपके पास कैमरा, माइक है, आप यहाँ से धीरे से बोल दें और बस उसको एक शेयर में दबा दें, सब जगह पर पहुँच जाएगी। तो अब आपके विचार सीधे तौर पर एक पूरी दुनिया के सामने परोस गए हैं।
तो अब आपके पास जो जैसा आप कहें कि आपको हो सकता है कि अगर आप कवि लेखक हैं, एक सामान्य सी बात कहूँ, कविताएं कर रहे हैं, तो आपका अप्रोच शायद जहाँ तक आप पहुँचते साल भर में, 2 साल में, वहाँ पर आप पहुँचते हैं 2 सेकंड में। आपको आप बताइए आपका हमारा संबंध कैसा था, जी किस तरीके से हम जुड़े? सोशल मीडिया के थ्रू आपने हमें जाना। हमने कभी आपको कविता सुनाई सामने से? नहीं कभी नहीं सुनाई। मैम आपको कभी सुनाया मैंने? नहीं। कभी नहीं सुनाया। आपने कभी ये मुझे बताया कि आप संचालन करते हैं, लेकिन आप नहीं थे तो भी मुझे पता था कि आप संचालन करते हैं, आप एक पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं, आप एंकरिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ये मुझे पता है। जी तो ऐसे करके आपकी कहानियाँ जो डिजिटल वर्ल्ड है उसने तो क्रांति लाई है और बहुत सारा मौका मिला है। 1000 प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पे अपनी कविताएं सुना सकते हैं, आपको परफॉर्म करने का ऑफलाइन मौका मिलता है, कितना सब कुछ बिल्कुल मिला है, क्रांति आई है। बिल्कुल। आपकी लाइफ में ये क्या बदलाव लाया सोशल मीडिया ने? मुझे एक बार किसी ने कहा था कि मैं, चूंकि मेरे लिए हंसी जैसी बात होगी, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि संदीप द्विवेदी सोशल मीडिया की पैदाइश है। वो तो हर कोई है फिर। तो ऐसा मैंने कभी किसी से ऐसी प्रतिक्रियाएं सुनी है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें शर्मिंदगी भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैंने यूट्यूब से शुरू किया अपना जो करियर था, अपना जो लेखन था। एक्चुअली पहले मैंने बहुत सारा जो कुछ करना चाहता था, जहाँ पर भी जो कुछ पन्ने में उतारता था, मुझे एक माध्यम दिखा कि शायद मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों तक बात पहुँचा सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब को वो माध्यम माना और उसमें जुट गया। ये मेरे साथ लकी रहा, मैं भाग्यशाली रहा कि आप सबने थाम लिया, तो आज मैं यहाँ पर आपसे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा माध्यम रहा और वही एक शुरुआत थी, वही एक बीज था जो आज वृक्ष बना, और मेरे लिए वृक्ष है वो। और आप सबके साथ इस तरह बैठ करके हम कविता पर चर्चा कर रहे हैं। आज के जो मतलब ये युवा लेखक हैं जी जी। जो कुछ करना लिखना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ के ऊपर ऐसे फोकस, कुछ स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए? ये तो मैम बिल्कुल सबसे कॉमन सा सवाल होता है नॉर्मली, यदि आप लेखन में आए हैं तो चूंकि मैं लिखना भी सिखाता हूँ, मैं एक छोटा सा कोर्स चलाता हूँ जिसमें मैं लिखना और बोलना सिखाता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हालांकि थोड़ा सा विषय से हट के है, पर मैं थोड़ा सा पहले वो बोलूँ तो ज़्यादा। तो कविता के लिए, लेखन के लिए क्या चाहिए हमारे पास? 4 चीज़ें चाहिए मूलतः। ऑब्जर्वेशन, मुझे भी लाइट दिख रही है, आपको भी लाइट दिख रही है, लेकिन एक कवि लेखक को तो पता नहीं उसको क्या देख ले। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्व किया आपने, उस बल्ब में ध्यान गया आपका, इसमें जो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा रखा होगा उस पर आपका ध्यान जाएगा, और उसमें से वो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, कितनी बारीक चीज़ पे ध्यान दिया आपने। और उसके बाद आता है इमेजिनेशन, हमने उसे अपनी कल्पना में अंदर पकाया, अपने पास जो भी था। और उसके बाद फिर अपना आता है वो कैद, हमारा शब्दकोश वहाँ पर हमने डाला। और इसके बाद आता है राइम। कविता के जो परिभाषा में होता है कि उसका एक प्रवाह होना चाहिए, आत्मक्रांत कविता भी है तो भी एक प्रवाह होता है। तो जब ये 4 चीज़ें मिलती हैं, यदि ये चीज़ें आप 4 चीज़ों की तरफ आपका रुझान है, आप ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी कल्पना, जैसे ही आपने कुछ भी देखा तो आपकी 1000 कल्पनाएं बनने लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। लेकिन इसके ये कैसे होगा? ये होगा हमारा, हम जब जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, जितना सुनेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उतना बढ़िया से होगा। सिंपल सी कहानी है। अंजू मैम, अगर हमसे पूछा जाए ये बात कि ताजमहल के बारे में 10 वाक्य लिखिए, हम आप बखूबी लिख लेंगे, 10 वाक्य लिख लेंगे, 20 वाक्य लिख लेंगे, क्योंकि हमने ताजमहल को देखा है और गए हैं। पर अब मैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में कहूँ तो आपको 10 वाक्य सोचना मुश्किल है। यदि आप गए हो, जानते हो, तब तो ठीक है। मैं अपने जैसा मन रहा, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, जैसे आप हो तस आनंद जानी। तो मैं अपना सोच रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। हाँ, तो मुझे उसमें से वाक्य कम आएंगे, उसमें से लिखने के लिए बहुत कम आएगा। इसलिए पहले माध्यम था कि भाई पढ़ो, बस पढ़ो और अपने गुरु के पास बैठो, जो इसमें महारत हासिल है उनके पास बैठो, तो उससे मिलता था। आज हमारे पास 1000 माध्यम, ढेर सारी किताबें हैं। आज हम अमेज़न से ऑर्डर करके किताबें मंगवा लें, कुछ भी हमारे पास बहुत है, हमारे पास सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत है। तो आप सबसे ज़्यादा पढ़ें। ये आप किसी से भी पूछेंगे, ये कॉमन जवाब नहीं, ये सबके लिए यही जवाब है और कुछ है ही नहीं। आप कुछ नया क्या देंगे? आप पढ़ेंगे, दुनिया से मिलेंगे, आपसे मिला मैं, अंजू मैम आपसे मिला, कैमरा मैन है, सबको देखा मिला, उससे मेरे अंदर एक क्रिएट होगा, अपने अंदर क्रिएशन होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बढ़िया सा आपका लेखन होगा। लेकिन एक बात और भी है, ये भी चीज़ आपको दिमाग में अच्छा सा पॉजिटिव रखना चाहिए कि ऐसा ना सोचिए कि जब मैं पढ़ लूँगा सब बेहतर हो जाएगा, उस दिन मैं अपने कलम को पन्ने पर उसमें से कुछ लिखूँगा, ऐसा मत करिए। क्योंकि कुछ चीज़ें
अभ्यास के हाथ में होती है, और ये हमें मानना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा, अभ्यास के पास आपकी एक मूल चीज़ होती है, वो है कॉन्फिडेंस। 3 चीज़ें होती हैं हमेशा आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं: नॉलेज, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। नॉलेज रहेगा तो आपको लगभग आपको पता है कि क्या बोलना है। मुझे पता है कि यहाँ पे आप यही पूछेंगे, इस तरीके से बात होगी, इस तरीके से आप कवि लेखक से क्या पूछ सकते हैं, मुझे अंदाजा है कि आप मुझसे यही सवाल पूछेंगे। हाँ। तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज है कि मैं जो मैं समझता हूँ वो मैं कह सकता हूँ, सही। ऐसा। और उसकी प्रिपरेशन यदि आप करके आए हैं कि आपको भाई जब कोई सवाल है कि आपके पास किताबें, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, प्रिपरेशन हो। जैसे मानिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो इंटरव्यू के लिए क्या इंटरव्यूअर को नहीं पता है कि आप घर में चड्डे बनियान में रहते होंगे, हाँ, पर क्यों कहता है कि आप यहाँ पर आए तो प्रोफेशनल से आइए? दरअसल वो ये जानना चाहता है कि आपको पता तो है ना हाँ, कि इस जगह में कैसा रहना चाहिए। सही बात। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आप अच्छे पाठक हैं तो आप में अच्छे लेखक के गुण हैं। एक अच्छा पाठक, अच्छा लेखक, अच्छा कवि है, वो पन्ने पे नहीं उतार रहा, ये उसकी कमी है, और उसको परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। परफेक्शन इन द सेंस कि जब भी लिखे अपनी ओर से परफेक्ट लिखे, हाँ, जब भी लिखे, तभी तो भाई आप बेहतर तो करो ना अपनी तरफ से। तो जब भी लिखे तो परफेक्ट लिखे, लेकिन ये ना सोचे कि जब मैं इतना पढ़ लूंगा उसके बाद लिखे। उस यात्रा में बढ़ता रहे, ये स्वीकारता रहे कि हाँ गलतियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, और सीखते सीखते आगे बढ़े। ये मुझे लगता है कि मैं ये नए विद्यार्थियों को कहूँगा, पढ़ें, और जो कुछ उनको इस यहाँ पर भीतर से कल्पना चलती है तो उसको लिखें, और धीरे धीरे उसमें बेहतर करते जाएं, तभी होगा। बहुत प्यारा KPP। संदेश है। बहुत सीखने वाली चीज़ है, तो सुनने वाले सीखेंगे इससे। तो आपके जो कोर्सेज है उसके बारे में कुछ बताना चाहें? मैं लिखना और बोलना सिखाता हूँ। जी। वैसे मैं अपने अपने बारे में जब किसी को परिचय देता हूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ कि कुछ लिखता हूँ और सुनाता हूँ, जो सीखता हूँ वो सिखाता हूँ, मैं सपनों का हौसला बढ़ाता हूँ। वाह, तो मेरा काम ये है कि मैं मेरी जो ज़्यादातर कविताएं हैं वो मोटिवेशन पे हैं, जी, जो मैं भीतर से अपने जब मैं तैयारी कर रहा था, थोड़ी बहुत उस तरफ था, तो जो भी असफलताएं आई, जो चीज़ें आई, वो सब पीड़ा मुझे महसूस हो पाती। तो मैंने एक चीज़ करी कि मैंने उसको लिखना शुरू किया। मैं ये एक ईश्वर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे एक ऐसी राह सुझाई कि नहीं, लोग रोते बैठे, मैंने कहा कि मैं कुछ लिखता हूँ, और एक भीतर से एक ऊर्जा बनी रही। तो वो लिखने की यात्रा में जो है तो मैं अपने आप को वो इनबिल्ट किया, मैंने बढ़ाया। जैसे जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो मतलब आज हम अगर देखें हम लोग तो मतलब आजकल खासकर जो युवा है हमारा, इट मीन्स हमारी ही जनरेशन, हम भी युवा ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जनरेशन डिप्रेशन में ज़्यादा है। हम्म। एक मतलब पहले ये वर्ड नहीं आता था, मतलब माँ बाप से आम हमने नहीं हो सुना गया कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें कुछ होती हैं। हाँ, हम लोग कहाँ पता था। बट आज सच के में। टाइम पे अगर एक मतलब मैं 12-15 साल का भी लड़का अगर देखूं, उससे पूछ लो, कुछ तो कहेगा भैया डिप्रेशन में अभी मत बात करो। तो ये कारण क्या है, डिप्रेशन है या फिर? दरअसल क्या होता है ना, जी, जो चीज़ें जैसी दिखती हैं उसके बारे में आप कैसा परसेप्शन है, जी, वो आपके सब चीज़ों का कारण बनता है। माइंडसेट जो हमारा है वो हमारी सारी चीज़ों का, उस माइंडसेट शिफ्ट करना अपने आप में एक टास्क है। और अगर हम ये समझ जाए माइंडसेट में क्या क्या आता है, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे इमोशंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी अपब्रिंगिंग, हम जिस माहौल से आए हैं, जी, अब माहौल ही पूरा टेंशन भरा है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा कुछ है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस कि भैया ऐसा मेरे साथ हुआ था, इस बार भी होगा ऐसा है, हाँ, ये सारी चीज़ें, हमारे थॉट्स, हमारा जो विचार है वो हमारे ऊपर, हम उसको इतना निगेटिव बना लेते हैं कि दुनिया में हमें अवसर। देखिए विचार क्या है, हमारा मन एक खेत है, हमारा दिमाग एक किसान है, और हमारे जो विचार है वो बीज है। जिस तरह के विचार को मन में हम रोक देते हैं वही पनप जाता है। तो हमने अगर ये मान लिया कि हमें कहीं रास्ता नहीं, तो कहीं रास्ता नहीं है तो फिर क्या होगा, कहीं रास्ता नहीं है तो फिर आपको डिप्रेशन होगा कि हमारे पास चलने के लिए नहीं, मैं क्या करूंगा, क्योंकि बेचैनी है। आपको पता है कि मुझे कुछ होना चाहिए, आपने देखा है दुनिया में, अगर दुनिया आपने नहीं देखी होती, आपको लगता कि जहां पे हूं मैं वहीं हूं, तो कोई बेचैनी नहीं होती। आपको बढ़ना भी है, लेकिन आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपने माइंडसेट में ऐसा बना लिया कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हर तरफ मुश्किलें हैं, चारों तरफ मारा मारी है, बेरोजगारी है, तैयारी मुश्किल है, कहाँ हो पा रहा है, किसका हो पा रहा है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ए बस आपको वही हो जाता है।
और तब बेचैनी होती है यार, यही डिप्रेशन का कारण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी थॉट प्रोसेस बदल करके ही ठीक किया जाता है। डॉक्टर्स जो आपको दवाई देते हैं वो थोड़ी देर आपको सब कुछ दबा देते हैं, थोड़ी देर आपको नींद जैसा लगा देते हैं कि बस हो गया, तुम सो जाओ, कुछ भी ऐसा कर लो। लेकिन आपका उसका जो परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट जो वो है, आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा, अच्छी वाइब्स में रहना पड़ेगा, अच्छी संगति करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि जब भी आपको डिप्रेशन, जब भी आप कुछ भी सीखना है, कुछ भी, पहला कदम प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे पहला काम कर लो, अच्छे लोगों की संगति कर लो, अच्छी किताबों का साथ रखो, तो डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको हमें को बताइए, अभी हमें आपको ऐसा हो जाए कि हम ये मान लें कि यार बहुत मुश्किल है पब्लिशिंग हाउस चलाना, मैं कह दूं यार कविता में क्या ही हो रहा है, कहीं रास्ता ही नहीं है। आप कह दें कि एंकरिंग में क्या स्कोप है, जो पढ़ रही हूँ उसमें से न्यूज़ में देख रही हूँ ऐसा वैसा। अब बताइए आपको कैसा लगेगा? अब आपकी भूख खत्म होगी, आपके दिमाग में चले क्या होगा कैसे होगा, वहीं पर हम क्रिएटिव को सोचेंगे नहीं, वो एक क्योंकि बैरियर हमें, बन जाता है। हाँ, और बस हो गया। हाँ, अभी हमारी आपकी हालत खराब हो जाए, हमने सोच ले रास्ते बंद कर ले, अभी हमारी आपकी हालत बिल्कुल अजीब सी हो जाए। तो डिप्रेशन क्या है? सारा थॉट्स अंदर चेंज कर दीजिए, माइंडसेट चेंज कर दीजिए, उससे बिल्कुल आप समझिए ना कि फिर कुछ लगेगा ही नहीं। अरे नहीं, आप अवसर दिखेंगे आपको। मेरे साथ कई बार ऐसी परेशानी सबके साथ होती है, हम सब आदमी हैं, तो कई बार ऐसे थॉट आते हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं, क्या करेंगे, लेकिन वहां पर ऐसे करते करते नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। माइंडसेट ऐसा बना नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। एक काम करता हूँ, बैठूंगा नहीं यार अकेले, कुछ करता हूँ, एक मिनट सचिन को फोन लगाता हूँ। हाँ सचिन जी, कैसे हैं आप? यार अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम? हाँ भैया एक काम करते हैं ना, आप पब्लिशिंग हाउस में ऐसा ऐसा काम है, कुछ कर लेते हैं। हाँ यार ये अवसर दिख गया, डिप्रेशन खत्म। आपको तरीका पता होना चाहिए, तुरंत हमें अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करना है, कहीं ना कहीं कर लीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिव सोचेंगे तो वैसी दुनिया आपके हिसाब से हो जाएगी। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही, वो कैसा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन देखी तैसी। दिन इसमें जैसे एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है ऐसा, तो आपने फोन कर लिया, कई बार क्या होता है हमें एक हेजिटेशन भी होता है, हाँ, भाई इनसे बात करें, इनसे अगर कुछ चीजें शेयर भी करनी है तो करें, उसका फिर क्या होगा। बात करने का मतलब मेरा ऐसा समझिए, बात करने का मतलब आप वहां पर स्थिर न रहिए। जो चल रहा है तो उसी में हम गुत्थम गुत्थी मचाए हैं, मतलब उसमें पूरा उसी में जुटे हुए हैं, उसी में गुथे हुए हैं पूरा, कि ये कैसे होगा, क्या हो, कैसे क्या होगा नहीं, कैसे इससे निकलूं, इस पे बात करनी। तो चाहे आप किताब को फोन लगाएं अपने, चाहे आप कोई दोस्त को फोन लगाएं, पर आपकी कम्युनिटी अच्छी बनी है तो फिर आपको तो होगा ही नहीं। अगर आपके पास कम्युनिटी अच्छी स्ट्रांग है तो बढ़िया सा है भाई, इसको फोन लगा ले, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, फिर तो रास्ते निकल जाते हैं। सारा खेल आप समझिए, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, सारा खेल अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा समेट लेना है कि जिसमें हमें अंधेरा ही दिखाई दे, मुश्किल ही दिखाई दे, वही हमारे डिप्रेशन और स्ट्रेस का कारण है। मैं आपको बता रहा था, वो आपने पूछा था राइटिंग और वो कोर्स जो चलाता हूँ, मैं लिखना और बोलना सिखाता हूँ। लिखने में मैं उनका माइंडसेट चेंज करता हूँ कि आपका भी पेन, उसकी जो स्याही है वो पेन में नहीं सूखे, आप उसको पन्ने पर लिख सकते हैं, पन्ने पर उतारिए, उस स्याही से कुछ लिखिए। मैं इसके लिए तैयार करता हूँ उनको, और उनको यही सब बताता हूँ कि यदि आपके मन में ये है कि लेखक पैदा होते हैं, इस दुनिया में जितने भी आर्ट हैं वो सीखा जा सकता है जी। जिसमें आर्ट आता है, क्राफ्ट आते हैं, सब कुछ। लिखना एक कला है और ये सीखी जा सकती है, बशर्ते आपके भीतर कल्पना तो हो, आपके भीतर ऑब्जर्वेशन तो हो, आपको तभी लगेगा। आपके हाथ में बाजुओं में दम होगा और आपके पैर ये होंगे, तभी आपको लगेगा कि यार मैं बैट उठाऊं और मैं क्रिकेट की ओर जाऊं। तो आपके भीतर अगर लग रहा है ना, तो ऐसा ना सोचिए कि नहीं मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, कभी लेखक तो जो हुए सो हुए वो पैदा होते हैं, ऐसा ये थॉट में बदलता हूँ। इमोशंस को, खुद के इमोशंस को समझना, खुद की इमोशन समझिए और आप लिख सकते हैं, और क्या पता बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के आखिरी, एक मुझे किस्सा याद आता है, एक आदमी गया एक पेंटिंग लेकर के अपनी, और बूढ़ा था वो एक बढ़िया यंग आपकी तरह एक पेंटर के पास ले गया जो बड़े चर्चित थे उस समय। तो उनके पास लेकर के गए, उन्होंने कहा, देखा उनको, तो उन्होंने कहा कि क्या गजब का है, आप उस बच्चे को क्यों लेके के नहीं आए जो बनाया है। उन्होंने कहा, उसने पता है क्या बोला, नहीं इस बच्चे से किसी बच्चे ने नहीं, मैंने ही बनाया। उन्होंने कहा, आपने बनाया? तो बोले हाँ, और ये कब, 20 साल पहले बनाया। बोले आप आज तक कहीं रखे नहीं? कहीं मुझे हमेशा ही लगता रहा कि इसमें कमी है। और वो पेंटर सोचा कि बताओ ये तो मेरे गुरु है, गुरु हो सकते हैं, मेरे टीचर हो सकते हैं,
क्या गजब का, ये मैं इस तरह का मैं सपना देखता हूँ बनाना, और ये उस समय पे बना के छोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ाया कि ये मेरा उस तरह से नहीं है। तो मैं ये सिखाता हूँ उनको कि यदि आपके भीतर कल्पना चलती है तो आप लिख सकते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लेखक बन सकते हैं। मैं इसके लिए तैयार करता हूँ। बोलने के लिए हमारे अंदर एक स्टेज फियर होता है, मंच पर जाने का एक डर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, हम वहाँ पे नहीं बोल पाते। हम उसका डर निकालने की कोशिश करते हैं कि आप अपने भीतर से ये माइंडसेट हटाइए। स्टेज फियर होता क्या है ना कि हम जैसा भीतर मान लेते हैं, जैसे कि लोग जज करेंगे, हम जब मंच पर गए तो वहाँ पे हमारा गला सूख जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, हाथ पांव हिलने डुलने लगते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारा कुछ जो होता है, इससे मैं लड़ना सिखाता हूँ। देखिए, जैसे पब्लिक आपको जज करती है, अगर आप ये कहते हैं कि लोग आपको जज करते हैं, दरअसल आप बताइए, जब आप नीचे रहते हैं तो आप क्या जज करते हैं? सामने अगर स्पीकर है, कुछ जज करते हैं क्या? नहीं। क्या आपकी आंखों से कोई ऐसा बाण निकलता है क्या कि स्पीकर को ऐसा मार दे? कुछ भी होता है क्या? हम खुद नहीं सोचते जब हम नीचे से ऊपर बैठ रहते हैं। और हम जब नीचे, अच्छा जो ऑब्जर्वर है ना, वो समझ जाता है कि ये शुरुआत में है, ये सीख रहा है, और ये तो आपको ये मन में मानना पड़ेगा। वो जज नहीं करते, वो ये देखते हैं कि कब आप उनके काम का बोलेंगे। आप तो इतनी तैयारी करके जाइए कि आप जो विषय दिया गया उसके हिसाब से आप वहां पे अपनी बात रखिए। लोग उसके लिए बैठे हुए हैं, तो लोग ये देख रहे हैं। अब मंच पे आप है तो किसको देखेगा आदमी? सामने बैठा तो आपको, आप लोग जज कर रहे हैं मुझे। वो ये शब्द चला है आजकल, इसलिए मैं बार बार इसको बोलता हूँ कि पब्लिक, लोग जज करेंगे। कुछ भी नहीं, वो देखते हैं कि भाई कब आप उनके काम का बोलेंगे। और हम वहां पे घबरा गए कि आप जज कर रहे हैं, तो वो विषय ही दूसरा बदल गया। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें इसी पर हम बहुत सारे काम करते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को डील करें। और हमेशा 3 चीजें हैं, PPP, पीपल, प्लेस और पर्पस। 3 चीजें देख करके स्पीच तैयार किया करिए। ये सही बात है, क्योंकि पहले ही बता दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है कि अपना कंटेंट जो है वो चेक करवाओ एक बार, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा सब इस उद्देश्य पे। हाँ, तो ये सब काम करता हूँ मैं। जी जी। अच्छा, इसके ऊपर चर्चा हुई है तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट लिखने वाला कवि है, वीर रस वाले होते हैं, तो उनका उत्साह होता है कि जनता को मैं सच लिखकर बताऊं। तो जब वो मंच पर जाते हैं और जो भी सच वो बोलते हैं या लिखते हैं, उनको इस चीज़ के लिए बोल दिया जाता है कि इतना ज़्यादा सच नहीं बोल रहा है। ऐसा कुछ होता है, कुछ लोग टोक देते हैं, बोल देते हैं, बोल वो सही रहे होते हैं, लेकिन उनको पब्लिकली बोलने के लिए मना कर दिया जाता है। तो क्या एक लेखक के लिए ये चीज़ मतलब सही है कि उसको सच लिखने से रोक देना, ये चीज़ जो होती है? एक बड़े अच्छा शेर है कि कौन सी बात कब कैसे और कहाँ कही जाती है, हो सलीका अगर तो हर बात सुनी जाती है। ये भी किसी ने एक कोट कहा है। तो एक बात ये हुई, लेकिन आपका जो सवाल है मैं समझ रहा हूँ। कई बार देखिए, आपको ना ये देखने करके ये भी देखना चाहिए कि जो मैं बोलूँगा उससे कोई उन्माद फैलेगा क्या, उससे कोई बड़ा नुकसान होगा क्या। यह भी ध्यान रखना एक कवि लेखक की जिम्मेदारी। अपनी बात रख दे, उसकी ये कलाकारी है कि इस अदा से रखे तो अपनी बात कह भी दे और चीजें बरकरार रहे, समझ भी जाए। अगर ये हुनर है, और लेखक का कर्तव्य है कि वो आपको सच से अवगत कराए। लेकिन लेखक ही इसलिए क्यों कराए, क्योंकि वो इस तरीके से कहेगा कि उससे किसी को, लोग उसको सही तरीके से समझेंगे। यदि आप उस तरीके से कहें तो कितनी सारी बातें ऐसी कही गई हैं। तो आपकी बात मैं मानता हूँ, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच कहना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपकी तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो बड़े हिम्मती हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन जो आपने बोला तो जो आपके समर्थक हैं, जो आपको लगता है कि जो आपके समर्थक नहीं है, वो कहीं आपस में अगर किसी का घर जलेगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर किसी का घर जलेगा, किसी की बस्ती जलेगी, यदि आपकी किसी बात से इस तरीके की कुछ माहौल बनेगा तो आप ऐसा मत बोलिए। लेकिन यदि किसी तरीके से यदि आप विचार परिवर्तन कर सकते हैं, जो सही दिशा में ले जा सकते हैं, उसको सही तरीके से कहने की बात जरूर कहें। जैसे अगर मैं स्टेज के लिए सिखाता हूँ तो मैं कह दूंगा कि आप यहाँ पे बात बार गलत बोलते हैं, ये मुझे बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए यहाँ पे कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहो, इसको ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो, हम बेहतर के लिए। साहित्य सदैव सबका हित, साहित्य जिसमें सबका हित, उसको इस तरीके से कहिए कि वो अच्छा भी लगे, लोग सीख जाए, समझें, ऐसा प्रयास करके बोलना चाहिए।
लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आपको सच नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, लेकिन एक तरीके में एक बोलना तरीके से चाहिए। बोलिए कि आपकी वजह से सामने मुश्किल ना हो, सामने पीड़ा ना हो। हम सब इस चीज़ को लेकर के चलते हैं। अच्छा, तो ये जितनी बातें, तो आप कहीं ना कहीं साहित्य में गीत भी आता है, आप गाने सुनते हैं, बिल्कुल सुनता हूँ। आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो लेकर आपको इंस्पायर भी करता हो कभी कभी, जो अ, अकेलेपन में सुनते हो या फिर कहीं कुछ फील हुआ तो सुन लिया हाँ वही हाँ, सुना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे गाने सुनता रहता हूँ, हाँ, लेकिन जब आप ये सवाल करेंगे तो मुझे एक गाना मुझे हमेशा याद आता है। जी। तेरी निगाहें पा गई राहें, पर तू ये सोचे जाऊं न जाऊं, ये जिंदगी जो है नाचती तू, क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव, प्रीत की धुन पे नाच ले पागल, उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, है ये जो जो है अनकही, ये जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। ये बहुत ही मोटिवेशनल गीत लगता है मुझे। जी। हालांकि वहां पे दिखाने का फिल्म में अलग सा हाँ। माहौल है, लेकिन वो ये कह रहा है कि यदि आपके भीतर सपने हैं, यदि कुछ करने की चाह है, तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव, हाँ, प्रीत की धुन पे नाच ले पागल, मतलब मत शर्माओ, उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल, मतलब इसमें शर्माओ मत, संकोच मत करो कि लोग क्या कहेंगे, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए। अपने ऊपर सबसे बड़ा किया जाने वाला कोई अत्याचार है तो वो ये है कि जो आप कर सकते हैं वो ना करें, और वो भी किसी छोटी सी वजह की, कोई छोटी सी वजह से। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। आज के मतलब लोगों को बिल्कुल बहुत जरूरी है ये चीज याद रखना। हाँ, हमारे ऊपर, अपने ऊपर ही सबसे बड़ा अत्याचार जो हम करते हैं, कर सकते हैं, वो यही कि हम वो ना करें, वो बेहतर काम ना करें जो हम कर सकते हैं। आपको मंच पर जाकर के कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ कहना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मंच के डर से आप कुछ नहीं कह रहे, आपके पास कहने के लिए, ये आपका आपके ऊपर अत्याचार है। तो मुझे ये गीत जो है मुझे बहुत पसंदीदा है कि अगर आप अपने आप को बेड़ियां मत बांधो, कुछ करने का है तो करके देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, हारोगे सीखेंगे। दोबारा, लेकिन आप वहां से फिर दोबारा नई शुरुआत होती है, रास्ते खुलेंगे। भैया क्या पता है आप वहां पर कुछ दूर तक तो गए, हाँ, ये होता है। और हमेशा सीखने की यात्रा ऐसी ही होती है, हार भरी होती है। हम उस तरीके से, जितने भी मैं स्पीकिंग के बारे में बार बार बोलता हूँ, जो बड़े बड़े स्पीकर हैं वो शुरुआत में बड़े हेजिटेट होते थे, कुछ ने कहा कि मैं इतना अंतर्मुखी करता कि मैं बोल ही नहीं पाता था किसी के सामने, लेकिन बाकी लोग भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन उसमें से 10 में से एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई कि नहीं, ये कह करके मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इससे उबरना है, और बेस्ट स्पीकर बन गए। अब बाकी 9 लोग, मुझे पता चल गया था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो पहले ही देख लिया था, मैं तो पहली स्पीच में समझ गया कि मुझसे नहीं होने वाला, यही थॉट प्रोसेस। तो वो वहां पे हो गए, और लास्ट में जाकर के एक व्यक्ति बचा जिसने हिम्मत दिखा दी। पहला पहला होता है, और एक्चुअली क्या सब लोग जानते भी हैं आपको। हाँ, मैं आपको उस सपने वाली बात, गीत से मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार होता क्या है ना कि आपके मन में ये जजमेंट आता है कि मैं परफेक्ट नहीं करूंगा, गलती हो जाएगी। देखने वाला समझता है कि भी शुरुआत है, उसको लग जाएगा कि शुरुआत है, चाहे आप चाहे 35 साल में करें चाहे 25 साल में, शुरुआत जैसी होगी। पहली बार वो परफेक्शन नहीं आएगा, सही है। बार बार पहली बार जो लता जी ने गाना गाया होगा और जो आखिरी बार गाया होगा, अंतर आप मानते हैं कुछ ना कुछ होगा, मैं नहीं, लेकिन एक अंतर तो होगा। पहली बार बैट पकड़ते हुए सचिन, जो नजरिया होगा बॉल को देखने का, उसका उस समय उनका अलग होगा, और लास्ट में अंतिम में जब खेल रहे होंगे तो वो अलग होगा। तो वो दुनिया देखती है, समझती है शुरुआत में। जैसे जब बच्चा है छोटा सा, जब वो चलते हुए गिर जाता है तो हमें हंसी तो आती है, जैसे लोगों ने कह दिया अरे क्या बोल दिया इसने, हाँ, तो हंसी आती, लेकिन हम ये जानते हैं ना कि बच्चा है वो। हाँ, ऐसे ही लोग भी समझते हैं कि अभी शुरुआत है उसकी। हम बच्चे को कुछ कहते हैं क्या, हम ये समझते हैं कि नहीं, सीख रहा, सीख रहा। चलना सीख रहा है। जब कोई बहुत गिर जा रहा है तो उसको हंस देते हैं, लेकिन उसको हम उठाते हैं, ये करते हैं। अपने आप को वैसा ही मानिए, जब शुरुआत करनी, कि शुरुआत में आप बच्चे वहां पर जाए। तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मैं बात से अलग हो गया। नहीं नहीं, बहुत आपने इतनी गहराई से वो बात करी है, और जो सही, खास कर जो बच्चे वाला आपने एग्जाम्पल दिया, सही चीज है। बिल्कुल, हम क्या देखते हैं, आप खुद सोचिए, हम क्या देख रहे हैं बच्चे में। हाँ, बच्चे में हम, बच्चे को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा वो कर दिया, जब हंस दिया आपने, मैं ये हो गया, बच्चे को नहीं पता, लेकिन आप देख रहे हैं उसको, आप जान रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, करो करो करो, उठो, ऐसे नहीं किया जाता। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम छोटी हाँ, छोटी बातें अब वो अगर बोलते सोचिए पहला कदम ना चलेगा चलिए, तो क्या आज हम लोग इस तरह चल पाते? हम लोग बच्चे ही थे ना, नहीं। हम भी पहले ऐसे करके आज चलेंगे। आप याद रखिए, जो पहली शुरुआत होती है ना, वो आपका हुनर नहीं दिखाती, वो कितने बड़े हुनरमंद है ये आपका साबित कभी हो जाएगा। वो सबसे पहले दिखाती है आपकी हिम्मत, जी, कि आपने हिम्मत की ये चलाने की।
यहाँ पे आपका परफेक्शन तो बाद में आएगा, ठीक है, जो कुछ आपकी तैयारी है, हमारी तैयारी है, किया, लेकिन सबसे पहली चीज़ है आपकी हिम्मत। तो हमेशा याद रखिए, शुरुआत हुनर से ज़्यादा हिम्मत चाहती है, हिम्मत देखती है। तो वहाँ पे लोगों ने हिम्मत देखी कि भाई ठीक है, सीख रहा है, लेकिन चलने की कोशिश तो किया, मंच पर गया तो, उसने बोला तो यही करना है कि पाँव को बेड़े में मत रखिए छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के कि ये इस वजह से मन है करके देख लेते हैं, होगा क्या। 60-70 साल की जिंदगी है, 70-80 साल करके ही कुछ करते हैं। कौन अमर हो क्या है। अगर आप मतलब अगर अपनी खुद की लाइफ पर कुछ भी लिखते हैं, चाहे कविता लिखते हैं या कोई गीत लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है आप उसका क्या एक टाइटल कैसा देते हैं? मुझे लगता है कि जब कोई लेखक अपनी किताब का टाइटल रखता है तो वो उसका बहुत ही करीब होता है। हाँ। और मैं अपनी किताब से कहूँ तो मैं रोने से कुछ होता है कि कुछ नहीं होता। जितनी बार गिरूंगा उतनी बार उठने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे, जब तक मेरे अंदर भीतर हिम्मत है, तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। गिरा उठूंगा, गिरा उठूंगा। जब नहीं उठ पाया तो नहीं उठ पाया, लेकिन कोई ताकत, कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। प्रयास सब में करूंगा, किसी का नुकसान नहीं करूंगा, अच्छा उद्देश्य लेकर के बढ़ूंगा। जहां तक पहुंचा सुकून महसूस करूंगा, तृप्ति रहेगी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, रोने से कुछ नहीं होता बैठ करके, कोशिश करने से होता है। हारा तो ठीक, जीता तो बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे देखा जाए तो मतलब आप मंच बहुत करते हैं, काफी जी। मंच आप करते हैं, कभी सम्मेलन मुशावरों में जाते हैं आप, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा है जिसने कविता सुनी, अच्छा लगा, आपसे इतना जुड़ गया हो कि प्रपोजल आया हो किसी ऐसा तो क्या कहूँ, लेकिन मैं बहुत ही हुआ तो होगा ही। नहीं, एक देखिए क्या होता है ना कि आपको कोई कविता, आपको कोई किस्सा, कोई अच्छा लगा, जी। कोई चीज़ अच्छी लगी, तो ज़रूर आपको अप्रिशिएशन मिलता है हाँ। कि आपने बहुत अच्छा किया है और बहुत बढ़िया है, ऐसे करते रहिए, हमें पसंद है आपकी कविताएं, हमें पसंद है आपका लेख। तो ये तो सुनना एक अपने आप में सुखद अनुभूति होती है और ऐसा ही है। डीएम्स तो आपके भर जाते होंगे इंस्टाग्राम के। नहीं, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जी। मुझे किसी और का नहीं पता, हाँ। लेकिन मेरा अपना पता है और मैं अपने हिसाब से कहता हूँ। जी। इन चीज़ों से आप बिल्कुल, ये आपको ऐसा लगता है किसी के डीएम भरे होते हैं, हाँ। सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों। जी। आपको सुनने वाले और ये जानने वाले लोग, आपको मैसेज तक पहुंचने वाले लोग, और फिर ये मानने वाले कि आप उनको रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, उस तरह से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम लोग बचते हैं। और किसी के पास जो आपसे बहुत लगाव रखता है, जो आपसे, तो उस तरीके के आपके मैसेज आते हैं, आप उनको देख सकते हैं। कई बार हाँ, अब एक रेशियो होता है कि अगर आप 20 मैसेज रोज आएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, ऐसे करके। लेकिन ये सब अप्रिशिएशन बहुत मिलता है। मैं यूट्यूब की प्रतिक्रियाएं देखता हूँ। वहाँ पर कोई तैयारी कर रहा है तो उसको मोटिवेशन लगता है, और कहीं पर कुछ ने कुछ अचीव किया, जैसे कभी कोई एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू मेरी कविता पढ़ दी, हाँ। ऐसे करके। शशि थरूर जी जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बार मेरी कविता ट्वीट कर दी थी। एक्स पे डाला। हाँ, तो इस तरीके के कुछ अचीवमेंट्स आते हैं और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और यही है। हालांकि आपके जवाब तक करीब में नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आते हैं, अच्छा लगता है। वैसे पब्लिक के बीच में बोलना, मतलब स्टेज पर खड़े होकर बोलना, एक ये चीज़ है, और दूसरी है क्लास में अपने टीचर से झूठ बोलना। दोनों में से सबसे ज्यादा डर आपके लिए क्या था? वैसे किसी लेखक ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि एक डेटा ये कहता है कि मौत का डर हो, मौत से ज्यादा मंच पर जाके बोलने का डर होता है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग का डर मौत से ज्यादा होता है। तो फिर उन्होंने कॉमेडी लिखी थी आगे। तो कहीं इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कहीं पर मर गया हो तो उसमें जाकर के जब हम 2 शब्द बोलने के लिए जाए तो अच्छा है कि उसकी ताबूत खोल करके हम खुद ही घुस जाए। ऐसा उन्होंने हंसी के तौर पे, वो एक बड़े ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन थे, तो उन्होंने इसको बनाया था कि अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर ज्यादा है आप मरने से, तो सिंपल सी बात है कि भाई तो मरना ज्यादा सीरियस करो बोलने से ज्यादा। तो ये तो होता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर तो सबसे ज्यादा ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों अलग हैं। स्कूल में अगर आपने बोला कि टीचर के सामने अगर हम झूठ बोले तो भैया यहाँ पर आप अगर कभी पकड़े गए हैं बहुत दिन तक लेकिन अगर वहां पर आप पब्लिक स्पीकिंग मंच पर गए और वहां पे आपने थोड़ा सा हकला के भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगले ये मानेंगे कि आप सुधार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, टीचर भी ये मान सकता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, उनको क्या जोड़ूं। आपको जिंदगी में लेके आपकी लाइफ
आपको सबसे ज्यादा प्रभाव किसने डाला है, किससे प्रभावित हुए हैं? जीवन में दोस्त बहुत सारे लोग मिले मुझे, जी। बहुत सारे लोग मिले, वहाँ से मैं सब जगह से मुझे, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों से बहुत अमीर रहा। मेरी कम्युनिटी बहुत गजब की है, मुझे लोग बहुत अच्छे लगे। मुझे आज तक मुझे याद नहीं है कि मेरे पास कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा, कोई बुरा रहा हो तो ज़्यादा देर तक टिका नहीं, किनारे हो गए, कोई ऐसा रहा नहीं। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, मेरे दोस्त बहुत मुझे प्रभावित करते हैं। कई बार मेरे टीचर, जैसे मैं आपको कविता की बात करूं तो जब मैं 5वीं में था तो मेरे आचार्य जी थे, मेरे टीचर थे वहाँ पर, तो उन्होंने एक कविता सुना दी मुझे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह गर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मैंने ये कविता जो है बाद में नहीं याद करी, उनके रोज बोलते रहने से याद करी। तो अगर मैं देखूं कि मुझे कविता इस क्षेत्र में आने के लिए, कविता से प्रेम के लिए अगर किसी को मैं श्रेय दूं तो मैं उन गुरुदेव का दूंगा, जिन्होंने मुझे 5वीं में ये कविता सुनाई और इतने ढंग से सुनाई होगी कि मेरे मन में, बाल मन में कहीं पर भी उसके प्रति रुझान बन गया होगा और मुझे अच्छा लगने लगा होगा। जब मैं अपने प्रोफेशनल टीचर में आया तो वहाँ पर कोई एक पुस्तकालय के जो सर थे, उन्होंने मुझे कह दिया होगा कि बोलते बहुत अच्छा हो, आवाज़ तुम्हारी मुझे पसंद है, इसको कहीं अच्छी जगह पर यूज़ करना, कोई नशा वशा मत करना, कोई ऐसी बुरी आदतें मत पालना जिससे तुम्हारी आवाज़ खराब हो, और कोई बेहतर काम करना। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने प्रभावित किया। जब मैं आगे गया तो थोड़ी जिम्मेदारी बनी। अपने घर वालों से आप प्रभावित होते, मेरे दादाजी, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मेरे दादाजी हमेशा, मतलब मुझे बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कुछ आप मुझ में अच्छाई देखें तो मैं ये कहूँगा कि आप उसे मेरे घर की मानें, और मेरे में अगर कोई बुराई देखें तो आप समझिए मेरी अपनी जनी हुई। मुझे वहाँ से हमेशा मुझे बेहतर मिला। तो जगह जगह पर, समय समय पर लोग मुझे मिलते रहते हैं, और मैं सबने प्रभावित किया है कहीं न कहीं अपने रास्ते को बेहतर बनाने के लिए। गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, गलतियों में पछतावा भी हुआ और कुछ से आगे बढ़ गया। तो ये सब मिली-जुली यात्रा चल रही है। बहुत लोगों ने प्रभावित किया, लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों और मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। देखिए, आप दोनों लोग हैं, कितने शानदार लोग हैं। तो अब इसी के साथ मतलब अब अंत करेंगे। जी, जी। बस एक आखिरी में मैं ये आपके क्लास भाई बड़े भाई से कुछ पोएट्री अगर आप सुनाएं। हाँ, एक्चुअली क्लास बाई बड़े भाई एक थ्योरी पे है, ओके। मतलब ये गद्य फॉर्म में। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने क्या करा कि चूंकि मेरी पहचान लोगों के सामने है कि भाई संदीप बैठे हैं तो कविता सुनेंगे, तो मैंने हर लेसन के लास्ट में एक कविता लिखी। दरअसल ये क्लास बाई बड़े भाई जो किताब है, ये इस तरीके से है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा है, जी। जो उसने अपनी गलतियों से, जो उसने अपने अनुभव से, जो कुछ अपने अनुभव से सीखा है, उससे वो कह रहा है। तो ये किताब टोटल जो है वही मैसेज है पूरी। और एक बड़ा भाई जो है छोटे भाई को कह रहा है। एक्चुअली क्या है, मैं बातों में जो मुझसे छोटे होते हैं ना, मैं उनको छोटे भाई कहता हूँ हमेशा। हाँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं छोटे भाई कहूँ, छोटे भाई कैसे, तो ऐसी मेरी आदत है। मैंने किताब का ये भी लिखा, क्लास भाई बड़े भाई। तो इसमें मैंने, ये खुल गया तो यही सुना देता हूँ, थोड़ा सा कुछ और सुनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको कभी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि आप खुशी दिखाने में जितना खर्चा है, खुश होने में उतना खर्चा नहीं है खुश रहने में। तो मैंने लिखा था कि दिखावे से कहाँ सच बदल जाता है, आप जो है क्या बदल जाएंगे। दिखावे से कहाँ सच बदल जाता है, सच तो ये है कि सब उछल जाता है। तूफानों से हवा का रुतबा तो बनता है, तूफान जब आता है तो हवा तो दिखा देती दबदबा। तूफानों से, दिखावे से, तूफान से हवा का रुतबा तो बनता है, मगर ये तूफान हवा का घर नहीं होता। दिखावे से कहाँ सच बदल जाता है। जैसे जब सबने कर दिया इनकार, कैसे, जैसे क्या कोई गद्य लिखा मैंने और उसमें लास्ट में से 2-4 लाइनें अतुकांत कविताएं मैंने डाली कैसी। जैसे मैंने लिखा कि जब सबने कर दिया इनकार पहचानने से, तब हीरे में बर्बरता बर्दाश्त की तेज धारू, बदलने पर बदल जाता है बहुत कुछ। हमारे विचार बदल देते हैं हमारी दिशाएं, दिशाएं बदल देती हैं हमारे रास्ते, रास्ते बदल देते हैं हमारा लक्ष्य, और हमारा लक्ष्य बदल देता है हमारा जीवन। इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं। हम मंजिल पर पहुंचने वाले पहले नहीं हो सकते, हमसे पहले पहुंच जाता है हमारा विश्वास और हौसला, उसके बाद पहुंचते हैं। ऐसे ही इस तरह की कुछ ऐसे ही पंक्तियां हैं इस किताब में। अगर आज आपने पूरी वीडियो के अंत तक अगर पहुंचे हैं तो आपने देखा हो कि हमने डिप्रेशन, एंजाइटी
यूज को लेके और राइटिंग को खासकर लेके कि जो नए बच्चे हैं उनको कैसे लिखना चाहिए, कैसी चीज़ें जो फेस कर रहे हैं फेस न करना पड़े, तो सारी चीज़ें आपको मिली हैं जो कि हमें संदीप जी ने बताया अरे। है। और इतनी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी और उनसे चीज़ें इनके बारे में हमें जानने को मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और फिर जल्द मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। नए मेहमान के साथ। बिल्कुल, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंजू मैम, आपके साथ अच्छा लगा सच में। सचिन जी, कैमरा मैन, ये सारे जितने लोग हैं, मुझे सच में बहुत आनंद आया और पता ही नहीं चला, काफी समय हो गया और बहुत मतलब इतना सच में क्या मुझे बहुत खुश होके जा रहा हूँ। अब ये तो पता नहीं, हमारे लिए तो लेकिन जो मैं समझ सकता था, जो मुझे लगा वो मैंने बात की, लेकिन आप सबके साथ में आनंद है। धन्यवाद जी।